से, क्योंकि उनका शायद मौक़िफ़ या उनका जो मेरिट है वो शायद ज़रा कमज़ोर है या उसमें उतनी जान नहीं। मिसाल के तौर पर जर्मनी को आप ले लीजिए, यूरोप में ऑलरेडी पहले से ही फ्रांस और जो हैं यूके वो परमानेंट मेंबर है, रशिया भी है, यूरेशिया का अगर आप उसको मुल्क तसव्वुर कर लेते हैं, पर चाइना भी है, तो आप कह सकते हैं कि उस तरह से भी दो ममालिक हैं, तो बात बनती नहीं है। ब्राज़ील का अलबत्ता हो सकता है क्योंकि लैटिन अमेरिका में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस तरह अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन भारत चूँकि एक बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और अब जिस तरह मैंने कहा इकनॉमिकली भी राइज़ कर रहा है, न्यूक्लियर पावर भी है, तो उसका क्लेम तो बनता है। लेकिन और इस वजह से उसके क्लेम को बड़ी तक़वियत मिली होगी इस साल, क्योंकि बहुत से ममालिक ने जो है कुछ तो बराह रास्त भारत का नाम लेकर कहा है कि इसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अब भारत का जो मैं देख रहा हूँ, जयशंकर साहब से किसी ने सवाल पूछा न्यूयॉर्क में विज़िट के दौरान कि अगर एक प्रपोज़ल है कि अगर आपको नॉन वीटो परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो कैसा है, तो उसके जवाब में जो जयशंकर साहब ने कहा, 8 से ज़्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें ताकत ही नहीं है, वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन। We are deeply grateful and remain so to the government and people of India led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. Jamaica's vaccination program effectively got off the ground with the receipt from India of 50,000 doses of Covishield vaccines on March 10th, 2021. Were it not for India's uncompromised willingness to respond to our urgent need, our progress in these initial phases would not have been possible, quite simply. I've never felt as impotent as a foreign minister. लेकिन ये बात दुरुस्त है कि भारत की आबादी को सामने रखते हुए और भारत का जो है उसकी इकॉनमी को सामने रखते हुए, तो ये उसको अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो भारत का मुतालबा एक लिहाज से दुरुस्त है कि उसको मेंबर होना चाहिए। भारत इसी नुक्ता नज़र से कोशिश भी कर रहा है कि वो किसी तरीके से अपनी जो उसकी बिड है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर, उसको आहिस्ता आहिस्ता अलग करे जापान, जर्मनी से और ब्राज़ील से, क्योंकि उनका शायद मौक़िफ़ या उनका जो मेरिट है वो शायद ज़रा कमज़ोर है या उसमें उतनी जान। लेकिन भारत चूँकि एक बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और अब जिस तरह मैंने कहा इकनॉमिकली भी राइज़ कर रहा है, न्यूक्लियर पावर भी है, तो उसका क्लेम तो बनता है। लेकिन और इस वजह से उसके क्लेम को बड़ी तक़वियत मिली होगी इस साल, क्योंकि बहुत से ममालिक ने जो है कुछ तो बराह रास्त भारत का नाम लेकर कहा है कि इसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए, और कुछ लोगों ने जनरली बात की, ऐसा सऊदी अरब ने जनरली बात की कि इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको एक्सपैंड या इंक्रीज़ करना। भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है। वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है। आप 75 साल के माइंडसेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकल रही है, ना अवाम निकल रही है। आप देखें ना उसको डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो एक्सपर्ट पढ़े नजर, आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था। वो तो ग्लोबल लेवल की कहानी सुना रहा है, और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज माई जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं। जिस दुनिया के बारे में जयशंकर बात कर रहे हैं वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस दुनिया के बारे में शहबाज शरीफ। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे, सिवाय टेररिज्म के रेफरेंस को और कुछ कॉमन ही नहीं था दोनों की बातों में। दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट है। भारत अपनी मेंबरशिप के हवाले से ये आर्गूमेंट देता है कि हम 1.4 बिलियन हैं, हमारी अब जो इकॉनमी है वो
बिगेस्ट इकॉनमी है दुनिया की और हम एक राइजिंग पावर हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दुनिया भर के फैसले करे और उसमें भारत शामिल ना हो। तो उनका ख्याल यही है कि भारत को बाकी जर्मनी, जापान और ब्राज़ील तो चले हैं ही हैं, लेकिन भारत का ये नुक्ता नज़र है कि उसको परमानेंट मेंबर, और फिर न्यूक्लियर पावर भी है तो परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। अब भारत का जो मैं देख रहा हूँ, जयशंकर साहब से किसी ने सवाल पूछा न्यूयॉर्क में विज़िट के दौरान कि अगर एक प्रपोज़ल है कि अगर आपको नॉन वीटो परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो कैसा है, तो उसके जवाब में जो जयशंकर साहब ने कहा वो यही था कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं और दिस इज़ अ प्रपोज़ल विच कैन बी कंसिडर्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट से मैं देख रहा हूँ कि भारत की इस हवाले से पोजीशन थोड़ी में उसमें तब्दीली आ रही है या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि अगर वीटो के बगैर भी उनको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो वो शायद उनके लिए एक्सेप्ट। और मुझे बड़ी शिकायत है कि जयशंकर साहब ने ना आपका नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में। He didn't talk about these issues। 2-3 साल पुरानी वो स्पीच लेकर आ गए, वही कश्मीर का मसला, फिर वही इंडिया के खिलाफ, और फिर वही फलस्तीन का मसला, और then he ends। तो basically he took 2 shots at India in the second part of the speech। पहला कश्मीर को लेकर, फिर दूसरा फिर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। तो पीछे जो 4 मेजर आइटम्स थी उनकी सेकंड स्पीच में, ऐसा लग रहा था कि ही वाज एडवोकेटिंग मोर फॉर कश्मीरी, एडवोकेटिंग फॉर इंडियन मुस्लिम्स, एडवोकेटिंग फॉर अफगानिस्तान और पैलेस्टीन। अगर आप जयशंकर के कमेंट्स अगर अफगानिस्तान के बारे में आप कॉन्ट्रास्ट करें तो ही स्पोक वेरी ब्रीफली कि हमने इतने हजार टन उनको गेहूं दिए, हमने इतने हजार उनको वैक्सीन दिए टू हेल्प अफगानिस्तान। वो इस वक्त फ़ायदा उठाए, इसको एक ज़बरदस्त पुश दे अपनी कैंडिडेसी को, या जो वो चाहता है, और उसका ख्याल यही है कि अगर आज नहीं तो 5-10 साल डाउन द रोड भारत इस काबिल हो जाएगा कि उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाए। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखते हैं कि आगे किस तरह बात बनती है। तो इस ज़िम्न में हमारे लिए तो ये बहुत, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक सेटबैक होगा अगर इस किस्म की बात आगे चली। तो हमें चीन के साथ और जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप है L68 जो प्रपोजल्स हैं हमारी, उसके साथ हमें बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो ममालिक हैं, इटली है, अर्जेंटीना है, पाकिस्तान है, चाइना है, इजिप्ट है, और बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि अगर रिफॉर्म इस्लाहात होती भी हैं तो वो होलिस्टिक रिफॉर्म हो। हम नहीं है, वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में, तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं? इससे बड़ी कौन सी बात है? फिर देखें, इस मुल्क में कोई अक्लदान पढ़े लिखे लोग नहीं है। किसी बैंक में चले जाएं सरकारी, उधर एक बाबा जी बैठे होंगे, यहाँ बच्चों ने कंप्यूटर किया हुआ है, इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनके लिए नो। We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. Jamaica's vaccination program effectively got off the ground with the receipt from India of 50,000 doses of Covishield vaccines on March 10, 2021. Were it not for India's uncompromised willingness to respond to our urgent need, our progress in these initial phases would not have been possible, quite simply. I've never felt as impotent as a foreign minister. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।